नेहरू और अरुण सिंह, इन 5 आदमियों ने मिलकर बामसेफ को मुझसे छीना। जिस बामसेफ को 1964-65 के बाद सोच सोच के दिमाग खोखला करके मैंने बनाया, 20 साल में उसको इस लायक बनाया कि अब मैं इसको इस्तेमाल करके अपने समाज को अपने पैरों पर खड़ा कर पाऊंगा। तो उन्होंने 110 मेरे आदमियों को तोड़कर 110 आदमियों को तोड़कर जो मैंने 1,87,000 श्री अर्जुन सिंह ने, जो उस वक्त पंजाब का गवर्नर था, पंजाब के कुछ लोगों को तोड़ना शुरू किया और पंजाब में जिस आदमी को तोड़ा, उन लोगों ने जो प्लान बनाया था, पहले तो मैंने उनका प्लान नाकामयाब किया, क्योंकि पंजाब के जिस आदमी को तोड़ा था और जिसको वो पंजाब में अकाली पार्टी की तरफ से, जिसकी सरकार कांग्रेस ने बनवाई थी, उसको वो मिनिस्टर रखने वाले थे और एक दूसरे आदमी को मेंबर पार्लियामेंट बनाकर वो सेंटर में रखने वाले थे। ये अर्जुन सिंह का बताया हुआ प्लान था। पंजाब में अर्जुन सिंह प्लान बना रहा था, वो लागू कर रहा था, और महाराष्ट्र में एसपी चौहान। अब एसपी चौहान को तो अभी तक हम सबक सिखा नहीं पाए हैं, लेकिन अर्जुन सिंह को तो सिखा चुके हैं। और राजीव गांधी को सिखा चुके हैं। जो ये 5 मेंबरी कमेटी का जो हेड था राजीव गांधी, उसको हमने सबक सिखाया। जो दिल्ली का मुगल था 89 तक, 89 में उसको रोड मास्टर बनाया। जब राजीव गांधी रोड मास्टर बना तो तब वो सड़क पर चलते फिरते मुझसे मिला करता था, तब वो अपना दुख रोता था। वो मुझसे कहता था कि कांशीराम, आपको क्या मिला? आपके सिर्फ 3 मेंबर पार्लियामेंट जीते हैं 89 में, और आपके कारण कांग्रेस के 74 हार गए हैं। आपके कांग्रेस के 74 हार गए हैं, आपके सिर्फ 3 जीते हैं। अगर आप मेरे साथ समझौता करके चुनाव लड़ते तो आपके 30 जीत जाते और मेरी सरकार बनी रहती। मैंने उनसे कहा कि 89 के लिए इतना ही काफी है, 89 के लिए इतना ही काफी है, बाकी आके देखेंगे क्या करना। दिल्ली के मुगल को अगर हमने रोड मास्टर बना दिया है, कांशीराम तो पैदाइशी रोड मास्टर है, तो कांशीराम को तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब दिल्ली का मुगल रोड मास्टर बनता है तो वो जरूर सोचता है कि मैं रोड मास्टर क्यों बनाऊं भाई। वो जरूर सोचेगा और कभी कभी मेरे से बातें करेगा रोड मास्टर की हैसियत से, दिल्ली के मुगल की हैसियत से नहीं। जब वो बातें करेगा तो वो मेरे दुख दर्द को समझेगा और मैं भी उसको समझा पाऊंगा। मैंने उससे कहा कि आपने मेरे 110 आदमी तोड़े हैं या नहीं तोड़े हैं, उनका मुझे पूरा रिकॉर्ड बताओ। 110 आदमी आपने मेरे कैसे तोड़े हैं? बामसेफ को आपने कैसे रजिस्टर कराया?
तो अब उसको बताना पड़ा सारी चीज। जब उसने सारी चीज मुझे बताई तो तब मेरी उसके साथ दोस्ती हुई थोड़ी। 89 में उसको रोड मास्टर बनाया, 91 में उसके साथ दोस्ती हुई और 91 में जो कांग्रेस की सरकार बनी, उस कांग्रेस की सरकार में बनाने में तो कांशीराम का काफी हाथ था। लेकिन राजीव गांधी जिंदा नहीं रहा तो नरसिम्हा राव का दांव लग गया। अगर राजीव गांधी जिंदा रहता तो शायद हमारी दोस्ती मिलजुल कर कुछ और रंग लाती, लेकिन उसके जिंदा न रहने के कारण नरसिम्हा राव ने अपने हिसाब से कारोबार शुरू किया। लेकिन जब मेरी राजीव गांधी से दोस्ती लगती थी, जब मेरी उससे बातचीत होती थी, तो नरसिम्हा राव बाहर के कमरे में बैठा ये डाटा सप्लाई करता था। इसलिए उसको जानकारी थी कि राजीव गांधी कांशीराम से कुछ सीख रहा है या मिलजुल कर ये कुछ बात कर रहे हैं, उसका थोड़ा ज्ञान उसको था। जब आखिर में नरसिम्हा राव मुश्किल में आया, जब उत्तर प्रदेश में उसको उसकी कांग्रेस को हमने सबक सिखाया, तब उसने वो पुरानी बात को याद किया कि भाई आप राजीव से बात किया करते थे कि क्या बात करते थे, मुझसे भी बात करो, मैं भी वैसे मिलके चलना चाहता हूं। तो तब नरसिम्हा राव से मेरी बातचीत हुई और ये तय हुआ कि ठीक है, हम उत्तर प्रदेश से शुरू करेंगे। उत्तर प्रदेश के बाद पंजाब में, पंजाब के बाद मध्य प्रदेश में, उसके बाद पूरे देश में। अक्टूबर में रिजल्ट निकलेगा और अक्टूबर के बाद का प्रोग्राम सारा तय हो गया। लेकिन नरसिम्हा राव बेचारा, राजीव गांधी से तय हुआ, वो मर गया। नरसिम्हा राव पॉलिटिकली मर गया बेचारा। अब कांग्रेस का ये अभी केसरी है, तो केसरी ने कहा कि भाई मैं आपके साथ मिलकर चलना चाहता हूं, लेकिन उसकी बेचारे की अपनी मजबूरियां बहुत है। वो बार बार कहता है कि मुझे कांग्रेस को रिवाइव करना है। मैं बोला भाई, और वैसे ही बनाना जैसे पहले हुआ करती थी। तो मैंने उनसे साफ कहा एक दिन कि वैसे तो मैं नहीं बनने दूंगा भाई, कांग्रेस को रिवाइव मैं भी करना चाहता हूं एक हद तक, 200 एमपी तक। 200 एमपी तक कांग्रेस चली जाए या बीजेपी चली जाए या कोई और यूनाइटेड फ्रंट चला जाए, मुझे ऐतराज नहीं है। लेकिन 272 से मुझे 75 एमपी नीचे रखना बड़ा जरूरी है। 272 होते हैं तो सरकार बनती है, तो 200 से नीचे रखना या सरकार बनाने से 75 एमपी नीचे रखना किसी भी पार्टी को, यह हमारे लिए बड़ा जरूरी है। हम अपनी जरूरत का ख्याल रखेंगे, तुम अपनी का रखो। तो इसलिए हमने सोचा कि भाई केसरी जी, आप कांग्रेस को रिवाइव करो, लेकिन अगर हमारे साथ मिलकर करना है तो इस बात को ध्यान में रखो कि हम कभी भी कांग्रेस के 200 से ज्यादा एमपी नहीं जीतने देंगे।
अगर आप लोग रिवाइव भी होते हैं, अगर कभी आपकी सरकार बनती भी है तो हमारी मदद से बननी चाहिए, हमारी मर्जी से बननी चाहिए। हमारा और आपका समझौता इसी बात को ध्यान में रख के हो सकता है। अब उत्तर प्रदेश का तो चला गया, पंजाब का करना था, तो मैंने उनसे कहा कि भाई पंजाब में ठीक है हम करते हैं, उत्तर प्रदेश में हमने समझौता किया, कांग्रेस को घुटनों के नीचे लगाकर समझौता किया। अब पंजाब में तो कांग्रेस की हालत अच्छी है, उत्तर प्रदेश में बीएसपी का वोट 21% था और कांग्रेस का 8% था, और कांग्रेस की और बीएसपी की हालत को ध्यान में रखकर हम लोगों ने कांग्रेस से समझौता किया था। लेकिन पंजाब में तो हमारा वोट 9% है और आपका 35% था पिछले चुनाव में। जिस चुनाव के आधार पर हमने उत्तर प्रदेश में समझौता किया था, उसी चुनाव के आधार पर हम पंजाब में नहीं कर पाएंगे। फिर भी कांग्रेस को हमें बड़ी शक्ति मानना ही होगा पंजाब में। उत्तर प्रदेश में जब मैंने समझौता किया था कि 425 सीटें हैं, तो उसमें से 300 बीएसपी लड़ेगी और 125 कांग्रेस लड़ेगी। मैं समझौता करने के लिए क्यों तैयार हुआ हूं? क्योंकि महाराष्ट्र में युति जारी होती, महाराष्ट्र में युति हुई थी 1971 में कांग्रेस और रिपब्लिकन पार्टी में। तो मोहन दारिया और दादा साहब गायकवाड़ दोनों ने अनाउंस किया था पूना की गाड़गे महाराज धर्मशाला में के 15 साल बाद ये युति हुई है। दो विचारधाराओं की युति हुई है, लेकिन मुझे आज 1971 में उनके चले जाने के 15 साल बाद ये युति हुई है। दो विचारधाराओं की युति हुई है, लेकिन मुझे वो युति अच्छी नहीं लगी। मैं उस वक्त गाड़गे महाराज धर्मशाला के बाहर खड़ा उस युति के बारे में सुन रहा था, समझ रहा था, सोच रहा था कि ये कैसी युति जाली भाई। 521 पार्लियामेंट की सीटें हैं उस वक्त थी, आज 543 हैं। 521 में से 520 गांधी के हिस्से में आई हैं और एक अंबेडकर के हिस्से में। गांधी के हिस्से में 520 और अंबेडकर के हिस्से में एक। ऐसी युति तो नहीं होनी चाहिए थी, इस लेवल पे तो युति नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन जब हम लोगों ने 1996 में, जून 1996 में जब हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में युति की तो मुझे अच्छा लगा। 300 अंबेडकर के हिस्से में आई और 125 गांधी के हिस्से में आई। इस लेवल पर तो नहीं की जिस तरह से उन्होंने अंबेडकर को एक ही सीट दी थी। हम गांधी को एक तो नहीं दे पाए, लेकिन 125 पर ले आए। 425 में से 125 उनको पर ले आए। तो कांग्रेस के लोगों को बहुत बुरा लगा, खासकर शरद पवार को बहुत बुरा लगा। शरद पवार ने राव के सामने मुझसे पूछा क्या हमारी युति हो रही है?
कांग्रेस वाले आपसे युति करना चाहते हैं, बीएसपी कितनी सीटें लड़ना चाहेगी? मैंने उनसे कहा यह युति महाराष्ट्र में नहीं हो रही है, यूपी में हो रही है। ये मत पूछो जैसे महाराष्ट्र में पूछते हैं रिपब्लिकन पार्टी कितना लड़ना चाहेगी, ये पूछो कि कांग्रेस कितना लड़ना चाहेगी। सवाल इधर यह है कि कांग्रेस कितना लड़ना चाहेगी। जब मैंने उसको ऐसा कहा तो वो राव की तरफ देखने लगा। राव ने कहा कि हाँ भाई ठीक है, बताओ कांग्रेस को कितनी लड़नी चाहिए, क्या आधार बनाना चाहिए। मैंने उनसे कहा कि जहां पुराने वोट के आधार पर 425 सीटें हम देखेंगे, जिसमें कांग्रेस आगे है वो कांग्रेस लड़ेगी, जहां बीएसपी आगे है तो बीएसपी लड़ेगी। जब हम देखने लगे तो कांग्रेस के हिस्से में सिर्फ 36 सीटें आई, 36 सीटें ऐसी थी जहां कांग्रेस लड़के जीत सकती थी और बाकी बीएसपी के हिस्से में। तो कांग्रेस के लोग छटपटा उठे तो भाई ये कांग्रेस को क्या हो गया है, यूपी में कांग्रेस को क्या हो गया है। तो मुझे भी ऐसा लगा कि भाई इस लेवल पर तो ये गांधी के लोग समझौता नहीं करेंगे, चलो इनका कुछ लेवल बढ़ाओ। तो मैंने फैसला किया, आखिर में फैसला इस बात पे हुआ कि जहां कांग्रेस के उम्मीदवार को असेंबली के सेगमेंट में 2000 से 1 वोट भी ज्यादा पड़ा है, वह हम कांग्रेस को छोड़ देंगे। तब 125 तक उनको लेकर आए। ऐसी लगभग 30-32 सीटें हैं जहां कांग्रेस को 2000 से थोड़ा सा ज्यादा वोट पड़ा है, 2000 और 3000 के बीच में वोट पड़ा है, और बीएसपी को 44,000 से ज्यादा पड़ा है। जहां हमें 44,000 से ज्यादा वोट पड़ा है, वो भी सीटें हमें कांग्रेस को छोड़नी पड़ी। जो कांग्रेस के 33 एमएलए जीते हैं वो उन्हीं सीटों पर जीते हैं 5-7 को छोड़कर, जहां पर बीएसपी को 40,000 से ज्यादा वोट पड़ा था और कांग्रेस को 2000 और 3000 के बीच में पड़ा था। वो सही मायने में सिर्फ बीएसपी के ही लोग हैं जो जीते हैं। जो वो 30-32 जीते हैं, 33 जीते हैं, उसमें से 25 के लगभग वो बीएसपी के ही लोग हैं। तो इस तरह से साथियों, मैंने तो उनके ऊपर उपकार किया, लेकिन जब पंजाब में हम समझौता करने लगे तो शरद पवार ने कहा, और शरद पवार का आगे चमचा जो है गुलाम नबी आजाद, उसको आगे रख के उसने कहा कि भाई पंजाब में ऐसा समझौता नहीं होना चाहिए। मुझे मालूम था कि पंजाब में कांग्रेस मजबूत है और कांग्रेस को 35% वोट पड़ा है, बीएसपी को 9% पड़ा है, तो इसलिए तो उसके आधार पर ही समझौता होना चाहिए। लेकिन फिर भी शरद पवार ने महाराष्ट्र वाली जिद को नहीं छोड़ा। जो महाराष्ट्र में वो अंबेडकर की दुर्गति कर रहे हैं, वही दुर्गति उन्होंने सोचा कि हमें पंजाब में भी करनी चाहिए। तो हमारा समझौता नहीं हुआ, लेकिन हमने फैसला किया कि अंबेडकर की दुर्गति होती है तो ठीक है, लेकिन हम गांधी को भी कभी उठने नहीं देंगे इधर। हम पंजाब में अकालियों को बाद में निपटेंगे, पहले कांग्रेस को निपटेंगे। हमने अपना रवैया बदला कि अकालियों को तो बाद में देख लेंगे, क्योंकि अकालियों की कभी भी सरकार बनती है तो आज तक वो 2 साल से ज्यादा नहीं चली है।
उनकी पंजाब में 3-4 बार सरकार बनी है, कभी 2 साल से ज्यादा नहीं चली है। तो हमें ऐसा लगा कि वो तो अपने आप ही निपट लेंगे अपने आप। अकाली तो हमें 2 साल के अंदर अंदर फिर मौका दे देंगे, लेकिन पहले कांग्रेस को हमें निपटना चाहिए। पहले हमें कांग्रेस को देखना चाहिए, निपटना चाहिए। तो कांग्रेस का हम वोट जो 35% था, 35 से घटाकर उसको 26 पर लाए हैं, और हमें पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में हम कांग्रेस का वोट अपने लेवल पर ले आएंगे और उसके बाद उसको अपने से नीचे करके तब कभी समझौते की सोचेंगे। मैंने फैसला किया है कि हमारा किसी से समझौता होता है तो नीचे के लेवल पर ही होना चाहिए, ऊपर के लेवल पर नहीं। तो इस तरह से साथियों, हम लोग मूवमेंट को हमने काफी आगे बढ़ाया है, और जब मूवमेंट को आगे बढ़ाया है तो वो समाज की गैर राजनीतिक जड़ों को मजबूत करके ही आगे बढ़ाया है। समाज की गैर राजनीतिक जड़ों को लगाकर मजबूत करके तब हमने उसको आगे बढ़ाया है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि गैर राजनीतिक जड़ें सिर्फ एजुकेटेड एम्प्लॉइज ही हैं। गैर राजनीतिक जड़ें, जब मैंने काम शुरू किया था तो मैंने एजुकेटेड एम्प्लॉइज की तरफ मेरा ध्यान गया था। जब मैंने ये 1971 में सोचा था इसके बारे में, तो उस वक्त मेरा ध्यान में था कि आज शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के 15 लाख के लगभग एजुकेटेड एम्प्लॉइज हैं, और जब 78 तक हम इसको बना पाएंगे, इनके संगठन को बना पाएंगे, तब तक ये 26 लाख हो जाएंगे। उसका मैं प्रोजेक्शन करके सोचा था कि ये 26 लाख हो जाएंगे। ये 26 लाख जो एजुकेटेड एम्प्लॉइज है, तो उनकी कितनी इनकम होगी उस वक्त, उसके आधार पर मैंने ये सारे का सारा बहुत ज्यादा प्लान बनाया था। लेकिन 78 के बाद फिर हम लोगों ने सोचा कि जो हमने एजुकेटेड एम्प्लॉइज का प्लान बनाया था, या गैर राजनीतिक जड़ों के बारे में जो सोच के बनाया था, वो मैंने जो रिपब्लिकन पार्टी की फेल्योर है उसको ध्यान में रख के बनाया था। मैंने जो रिपब्लिकन पार्टी को चलाने वाले उस वक्त के नेता थे या कांग्रेस को चलाने वाले थे, दोनों को मैंने देखा। वाई.बी. चौहान, एस.बी. चौहान, शरद पवार और ऐसे कांग्रेस के दूसरे नेता थे, दादा साहब गायकवाड़, दादा साहब रूपबते, बैरिस्टर खोबरागढ़े और कुछ ऐसे 1-2 कामले थे उधर। एक तो बापू साहब कामले थे, एक और कामले थे जो बाद में कांग्रेस के बम्बे के अध्यक्ष बने, उनका एन.एम. कामले शायद। एक एन.एम. कामले, एक बापू साहब कामले, एक गायकवाड़, दादा साहब गायकवाड़, दादा साहब रूपबते, और ये जो और कुछ लोग थे। तो उन लोगों की तरफ मेरा जब ध्यान जाता था तो मुझे लगता था कि भाई ये कांग्रेस के नेताओं के मुकाबले में ठीक ठाक ही हैं, ये उनके मुकाबले में नालायक नहीं हैं। जिस लायकी के कांग्रेस के नेता हैं, लगभग उसी लायकी के ये लोग हैं, और इनकी चाहत में भी कोई मुझे उस वक्त तक ज्यादा कमी नजर नहीं आती थी। 1965-66 तक, जब तक 1966 में जब गायकवाड़ और कामले ग्रुप के बाद एक और ग्रुप बना था, वो जो गवर्नर बना था ना, क्या नाम था उसका, भंडारे, महाराष्ट्र में एक भंडारे था,
भंडारे का ग्रुप बना 1966 में, जब मैं बॉम्बे में देखने गया। तीनों ग्रुप की सभा एक ही दिन बॉम्बे में थी। तो जब मैं उधर देखने गया तो पता चला कि 3 ग्रुप से ये लोग खुश नहीं हैं। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर के लड़के ने ऐलान किया कि भाई मैं भी अपना ग्रुप बना रहा हूं। 1966 की बात है। तो मैंने देखा ये तो 4 ग्रुप बना के बैठ गए हैं। तो उससे मैंने लेकिन अंदाजा लगाया कि भाई जो ये ग्रुप क्यों बना रहे हैं, इनको एक होके चलना चाहिए, ये अलग-अलग क्यों हो रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि ये अलग हो ही नहीं रहे हैं, लेकिन अलग इनको किया जा रहा है, इनको अलग किया जा रहा है। उसके बाद दलित पैंथर बना, 1971-72 में बना, और 1972 के एंड में उनके भी 6 ग्रुप बन गए। उस वक्त भी मैंने उससे देखा कि भाई ये अलहदा हो नहीं रहे हैं, अलहदा इनको किया जा रहा है। और अलहदा करने वाले जो हैं वो बहुत ज्यादा तो होशियार नहीं हैं, इनकी होशियारी के ही लोग हैं। तो फिर ये अलहदा क्यों हो रहे हैं, वो इनको इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। तो उस वक्त मुझे लगा कि जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं होती, उस समाज की राजनीति कामयाब नहीं हो सकती है। ये इन लोगों का कसूर नहीं है, इनके समाज का कसूर है। ये जो हमारे नेता हैं, इनका कसूर कम है, इनके समाज का कसूर ज्यादा है, क्योंकि इनके समाज की गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं है। इसलिए ये दूसरों के हाथों में खेल जाते हैं। ये दूसरों के हाथों में खेल जाते हैं क्योंकि इनके समाज की कमजोरी के कारण तो दूसरे लोग इनका फायदा लेते हैं। तो उस वक्त मैंने ये कॉन्सेप्ट बनाया, ये सोच बनाई कि जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं होती हैं, उस समाज की राजनीति कामयाब नहीं हो सकती है। इसलिए मुझे ज्यादा ध्यान समाज की गैर राजनीतिक जड़ों को मजबूत करने में लगाना चाहिए। इसलिए मुझे ज्यादा ध्यान समाज की गैर राजनीतिक जड़ों को मजबूत करने में लगाना चाहिए। बहुत समय बीत गया, लंबा समय बीता। 71 से 14 अक्टूबर 71 से मैंने ये सोच बनाई और 6 दिसंबर 78 को हम लोगों ने बामसेफ बना पाए, बर्थ ऑफ बामसेफ डिक्लेयर किया। अब उसके बाद मुझे ये बनाते बनाते ही लगा कि एजुकेटेड एम्प्लॉइज की ऑर्गेनाइजेशन संघर्ष नहीं कर पाएगी, लेकिन हमारे समाज के लिए संघर्ष करना जरूरी है। इसलिए संघर्ष करने के लिए तो हमें और संगठन बनाना चाहिए। पावर विल बी प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रगल्स। अगर हमें पावरफुल बनना है इस देश में तो हमें संघर्ष करना होगा, स्ट्रगल करना होगा। तो संघर्ष करने के लिए हम लोगों ने DS4 बनाया, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। और DS4 के माध्यम से कुछ हम लोगों ने संघर्ष करने के तौर तरीके अपनाए, लेकिन इन तौर तरीकों को हमने DS4 के माध्यम से इस्तेमाल नहीं किया। उसको हमने BSP बनाकर तब इस्तेमाल किया। तो 14 अप्रैल 1984 को हम लोगों ने BSP बनाकर उन तौर तरीकों को BSP के माध्यम से हम लोगों ने इस्तेमाल किया ताकि BSP को इसका लाभ मिल सके। मेरा ऐसा ख्याल था। तीसरा कॉन्सेप्ट मैंने बनाया था, पहला ये था
कि पावर, द पीपल हुज नॉन पॉलिटिकल रूट्स आर नॉट स्ट्रांग कैन नॉट सक्सीड पॉलिटिकली। दूसरा ये था कि पावर विल बी प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रगल्स। और तीसरा कॉन्सेप्ट था कि those who oppose successfully will be required to propose। जो लोग अपोज करते हैं, जो चीज चल रही है उसको नकारते हैं, ये ठीक नहीं चल रहा है, तो लोग जब सहमत हो जाएंगे तो वो उनसे पूछेंगे कि भाई ठीक क्या है, चलो हम आपसे सहमत हो गए, हम आपको मौका देते हैं, तो आप ठीक क्या है उसको चला के दिखाओ। जैसे हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में हमें 4.5 महीने के लिए मौका मिला सरकार चलाने का। सरकार कैसे बहुजन के हितों की रक्षा कर सकती है, हमने 4.5 महीने में वो करके दिखाया। उससे पहले 18 महीने मुलायम सिंह यादव के साथ मिली जुली जो सरकार बनी, उसमें हम लोगों ने बहुत सी पहले की है। जैसे अंबेडकर विलेज स्कीम 15 पॉइंट की हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में अंबेडकर विलेज स्कीम बनाई, जिसके बारे में शायद आप लोगों ने सुना होगा। अगर नहीं सुना होगा आने वाले समय में हम लोग सुनाएंगे तो तब आप लोग सुनेंगे। 15 पॉइंट की हम लोगों ने अंबेडकर विलेज स्कीम बनाई। हम लोगों ने ये फैसला किया कि जिस गांव में शेड्यूल्ड कास्ट की पॉपुलेशन 50% से ज्यादा है तो उस गांव के लिए स्पेशल स्कीम होनी चाहिए। और 15 पॉइंट की हम लोगों ने सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इन तीनों की जो स्कीमें हैं, इन तीनों का जो कार्य है उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट तीनों की स्कीमों को इकट्ठा करके 15 पॉइंट की अंबेडकर विलेज स्कीम हमने बनाई। और मुलायम सिंह के जमाने में ही हम लोगों ने 12,000 गांव को आइडेंटिफाई किया। 12,000 विलेज को अंबेडकर विलेज स्कीम के अंदर लाना चाहिए। तो ऐसे 1,30,000 गांव में से 12,000 विलेज को हमने आइडेंटिफाई करके उस स्कीम के तहत उसको लागू होना चाहिए। तो हमने सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का बजट उस पे ऊपर लगाकर तो उनकी कैसे हमने उनको आगे बढ़ाना है ऐसी स्कीम बनाई। उस स्कीम को लागू करने के लिए हम लोगों ने जब बीएसपी की सरकार बनी तो 2 महीने में एक तरफ तो हम लोगों ने 2 लाख एकड़ जमीन का कब्जा दिलाया, जिसके लिए दूसरी सरकारों ने पट्टे दिए थे। एट्रोसिटीज को कैसे खत्म किया जाता है, अन्याय अत्याचार को कैसे खत्म किया जाता है, तो 2 महीने में हमने वो करके दिखाया। 2 महीने में हमें 1,45,000 लोगों को गिरफ्तार करना पड़ा गुंडा एक्ट के तहत। उसके बाद कर्मचारियों को या हाई ऑफिशियल्स को अपॉइंटमेंट करके, सही ढंग के अपॉइंटमेंट करके, जो 1972 से लेकर 1995 तक पट्टे दिए गए थे जमीन के, तो उनके जमीन को कब्जा दिलाना पड़ा। 2 महीने में हमने वो अभियान शुरू किया। और आखिरी महीने में हम लोगों ने अंबेडकर विलेज स्कीम को की तरफ ध्यान दिया और हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया कि वो स्कीम कागज के ऊपर रह गई है और जो उसका पैसा है वो अधिकारी खा गए हैं। तो हम लोगों ने 2 आईएएस ऑफिसर, 1 आईपीएस ऑफिसर और 7 चीफ इंजीनियर को हमें सस्पेंड करना पड़ा।
तो उत्तर प्रदेश में टेरर फैल गया था और सारे देश में उसकी बड़ी चर्चा हो रही थी कि ये बीएसपी वाले क्या कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद और हम लोगों ने ये ऐलान किया कि हर जिला का अधिकारी, चाहे वो कलेक्टर है या एसएसपी है, वो लोगों की समस्याओं का समाधान जिले में ही करेगा। जो जिले में हो सकता है उनको लखनऊ नहीं पहुंचना चाहिए। और आइडेंटिफाई करके उनको बताया कि इन समस्याओं का समाधान जिले में ही हो जाना चाहिए। या हम लोग जो अपोज करते हैं, जो हम कहते हैं कि ये ठीक नहीं हो रहा है, जब हमें मौका मिलता है तो लोग हमसे अपेक्षा करते हैं, हमसे चाहते हैं कि हम करके दिखाएं। हम कहते हैं कि दूसरे लोग सही नहीं कर रहे हैं। एक समय आ जाता है कि जब लोग हमें मौका देंगे कि भाई ठीक है, हम आपको मौका देते हैं, आप करके दिखाएं। जब हम लोगों ने 4.5 महीने में करके दिखाया तो हमारा वोट 11% से बढ़कर 21% हो गया। जो वोट 8, 9, 10, 11 के बीच में घूमता था लंबे अरसे तक, उस 4.5 महीने के करके दिखाने के बाद हमारा वोट 11 से बढ़कर 21 हो गया। और उसके 6 महीने बाद जब फिर से चुनाव हुआ तो हमारा वोट 21 से बढ़कर 29 हो गया। और अगर जो चुनाव, पार्लियामेंट का चुनाव जो मई के महीने में हुआ 96 में, उसके आधार पर बीजेपी की 236 एमएलए बनते थे। 236 एमएलए की सीटों पर बीजेपी आगे थी। हम लोगों ने उसके बाद बहुजन समाज के सामने ये बात रखी कि बीजेपी की सरकार नहीं बननी चाहिए, आपके अलावा किसी की भी सरकार नहीं बननी चाहिए। तो इसलिए बीजेपी के 236 एमएलए नहीं जीतने चाहिए। तो फिर बहुजन समाज ने हमें और सहयोग दिया और बीजेपी के एमएलए 236 से घटकर 174 पर आ गए। जब 174 पर आ गए, 213 से सरकार बनती है। तो पिछले 4.5 महीने से उत्तर प्रदेश की हालत ये है, जहां पर हम लोगों ने सारे तजर्बे किए हैं, उधर हालत ये है कि आज अगर हमारी सरकार नहीं बनती है तो हमारे अलावा किसी और की भी नहीं बनती है। वो हम लोगों ने क्यों कर पाए हैं? क्योंकि जो हम प्रपोज करते थे, जो हम अपोज करते थे, वो हम अपोज करने के साथ साथ हम प्रपोज भी करते थे। जो हम अपोज करते थे कि ये ठीक नहीं है, तो ठीक क्या है वो भी हम प्रपोज करते थे, सामने हम बताते थे। तो लोगों ने सोचा कि बात तो ये ठीक कर रहे हैं। जैसे हमने नारा लगाया था कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। आप लोगों ने इधर भी सुना होगा इस नारे के बारे में, शायद लगाया भी होगा लोगों ने इधर। लेकिन उत्तर प्रदेश में हम ये नारा बहुत जोर से लगाते थे कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। इस नारे को सुनकर, देखकर, इससे डर के हर सरकार हमारे लोगों को पट्टे देने लग गई जमीन के। हमारे लोगों को जमीन के पट्टे इस डर के कारण देने लगी कि भाई दे दो इनको, पट्टे दे दो, जमीन तो नहीं देंगे। जमीन देने की बजाय इनको पट्टे दे दो तो लोग सोचेंगे कि भाई अब जब कांग्रेस वाले दे रहे हैं
जनता पार्टी वाले दे रहे हैं, जनता दल वाले दे रहे हैं, बीजेपी वाले दे रहे हैं, तो बीएसपी को क्यों लाना है? बीएसपी को लाने की क्या जरूरत है? इन्हीं से काम चल जाएगा। लेकिन वो पट्टे देते गए, जमीन नहीं दी, पोजेशन नहीं दिया। लेकिन जब हमारी सरकार आई, हमने एक पट्टा नहीं दिया। हमने स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिए कि जब तक पुराने पट्टे खत्म नहीं होते तो तब तक हमारी सरकार कोई पट्टा नहीं देगी।